Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु हिंदी का मॉडल पेपर नंबर 5 लेकर आया हूं। अधिकतर आपके जो प्रश्न हैं वो आरबीएससी की किताबों में से लिए गए हैं, जिससे रचना प्रबोध की नवीन हिंदी व्याकरण की किताब है, और साथ में जो पुराने एग्ज़ामों में हिंदी के कठिन क्वेश्चन आए हैं उनको भी इस टेस्ट में सम्मिलित किया है। तो वीडियो को पूरा देख कर के जाइएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट 30 प्रश्न आपको यहाँ पर सिलेबस के अनुसार मिलने वाले हैं। दोनों लेवल के लिए है, लेवल 1 के लिए भी और लेवल 2 के लिए भी। तो जिनके भी लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है या लैंग्वेज सेकंड हिंदी है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी ये पेपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 1 है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो संधि की दृष्टि से अशुद्ध है। मूसल प्लस आधार मूसलाधार, महा प्लस उदधि महोदधि, भो प्लस अ भाव, इनमें से कोई अशुद्ध नहीं है। तो बताइए प्रश्न संख्या 1 में कौन सा विकल्प है जो आपका सही आंसर रहेगा। बताइए, पहले क्वेश्चन में अच्छी तरह से देख लीजिए मित्रों प्रश्न को और फिर आंसर दीजिएगा। तो कौन सा है विकल्प, तो चलिए देख लेते हैं। इसका सही विकल्प है आपका विकल्प नंबर 1। ये संधि की दृष्टि से क्या है, अशुद्ध है, क्योंकि मूसल प्लस आधार मूसलाधार नहीं होता है। मूसल प्लस धार बराबर शब्द होता है साथियों। मूसलाधार ये दीर्घ संधि के अपवादों में आता है हिंदी के अंतर्गत। महा प्लस उदधि महोदधि होता है और भो प्लस अ भाव ही होता है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। दूसरा क्वेश्चन है साथियों, किस शब्द की संधि सही नहीं है। अधि प्लस आदेश अध्यादेश, अभि प्लस आगत अभ्यागत, अधि प्लस अधीन अध्यधीन, अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी। तो बताइए इनमें से कौन से शब्द की संधि आपको सही नहीं लग रही है। अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक दिखती है तो वो आपको पकड़ना पड़ेगा। देखिए, दूसरे क्वेश्चन में संधि की बात करें तो आपके कौन सा विकल्प सही रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही विकल्प का चयन करने में बहुत दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 3। कैसे रहेगा मैं बताता हूं। देखो, अधि प्लस आदेश अध्यादेश ही होता है, यण संधि का उदाहरण है। किसका, यण संधि का। अभि प्लस आगत अभ्यागत होता है, ये भी यण संधि का ही उदाहरण है। अभि प्लस अर्थी अभ्यर्थी ही होता है, ये भी यण संधि का ही उदाहरण है। लेकिन साथियों यहाँ पर इनमें किसी भी प्रकार की मिस्टेक नहीं है, किंतु यहाँ पर अधि प्लस अधीन जो लिखा हुआ है इसमें ये जो अधीन शब्द है ये क्या है, अशुद्ध है। यहाँ पर अधीन शब्द में बड़ी ई की मात्रा आती है साथियों, तो यहाँ पर अधि प्लस अधीन बड़ा वाला होना चाहिए, तब जाकर ये अध्यधीन में भी बड़ी ई की मात्रा आना चाहिए। ये यहाँ पर पूर्णतः गलत है, इसलिए बाकी में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। अतः आपका थर्ड विकल्प प्रश्न संख्या 2 में सही आंसर है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस क्रमांक का सही विग्रह है। हवन सामग्री हवन की सामग्री, घृत पका घृत से पका हुआ, सभा पंडित सभा का पंडित, अहरनिश अहन और निशा। तो बताइए किस क्रमांक में आपका सही समास विग्रह हो रहा है। प्रश्न संख्या 3 में सही आंसर का चुनाव करो मित्रों। देखो, सोच लीजिए अच्छी तरह से और आंसर फिर ही दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जल्दबाजी में गलत होने के बहुत ज़्यादा चांसेज है। हार्ड लेवल के प्रश्न आपको इस टेस्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर देखते हैं। यहाँ पर सही समास विग्रह की बात करें तो विकल्प नंबर आपका 4 सही है, अहरनिश अहन और निशा। बाकी तीसरा दूसरा पहला इनमें अशुद्ध समास विग्रह है। कैसे हैं, हवन सामग्री हवन की सामग्री नहीं, हवन के लिए सामग्री होता है साथियों। घृत पका घृत से पका हुआ नहीं होता, घृत में पका हुआ होता है। सभा पंडित साथियों सभा का पंडित नहीं होता है, सभा पंडित का मतलब होता है सभा के लिए पंडित, इसलिए ये तीनों ही क्या हो गए, गलत हो गए। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 4 पर। तो चौथे क्वेश्चन को देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 4, किस विकल्प में सभी शब्दों में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। अनुभव अन्वेषण, अनुभाव अनुराग, अनुपयोगी अनुदात्त,
और अनुमान और अन्वीक्षण। तो बताइए ऐसा विकल्प जिसमें अनु उपसर्ग का प्रयोग सभी शब्दों में नहीं हो रहा है, उस विकल्प का आपको चुनाव करना है, क्योंकि प्रश्न ऐसे ही पूछ रहा है। तो राइट आंसर का चयन करो चौथे क्वेश्चन में। देखो प्रश्न संख्या 4 में राइट आंसर है साथियों विकल्प नंबर 3। अनुपयोगी जो शब्द है इसमें अन प्लस उपयोगी से अनुपयोगी शब्द बनाए साथियों, इसलिए इसमें अनु उपसर्ग न होकर अनुपसर्ग है। अतः आपका ये जो विकल्प है इसमें सभी शब्द अनुपसर्ग के नहीं है। तो विकल्प कौन सा सही है? थर्ड विकल्प आपका चौथे क्वेश्चन में सही रहेगा। बाकी अनुभव में अनु, अन्वेषण में अनु प्लस एषण, अनुभाव में अनु और अनुराग में भी अनु, अनुमान और अन्वीक्षण अनु प्लस ईक्षण, तो इन सभी में अनु उपसर्ग का प्रयोग हो रहा है। आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 5 पर। 5वां क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन, समीचीन, कुलीन और विलीन। तो बताइए उस शब्द को जिसमें ये बड़ा इन वाला जो प्रत्यय लग रहा है, बड़ा ई आ रहा है इसमें, ठीक है, इन का प्रत्यय जो है वो किस विकल्प में नहीं लग रहा है साथियों। तो यहाँ पर जो प्रश्न संख्या 5 है अच्छी तरह से सोच लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपके विलीन साथियों। विलीन में इन प्रत्यय नहीं है, बल्कि विलीन में तो वी तो उपसर्ग है और लीन यहाँ पर साथियों मूल शब्द है। अतः यहाँ पर आपका जो चौथा विकल्प है वो सही है। बाकी प्राचीन, कुलीन और समीचीन तीनों में इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 6 पर। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? पंख, पृष्ठ, लज्जा और शीला। तो साथियों यहाँ पर शीला किसी लड़की का नाम नहीं है, ठीक है, शीला दूसरी है यहाँ पे। तो राइट आंसर बताना है आपको प्रश्न संख्या 6 में। बताइएगा कौन सा विकल्प आपका इसमें सही रहेगा 6ठे क्वेश्चन में। देखो तत्सम तद्भव की दृष्टि से हम क्या करते हैं, जिसमें अनुस्वार होता है कि भाई यार ये तो तत्सम है, लेकिन साथियों ये जो पंख शब्द है ये तत्सम शब्द नहीं है, बल्कि ये एक तद्भव शब्द है। तो यहाँ पर आपका प्रथम विकल्प सही है। बाकी पृष्ठ, शीला, लज्जा ये सभी तत्सम है और पूछ क्या रहा है कि तद्भव। तो साथियों तद्भव में आपका प्रथम विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 6 में। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 7 पर। तो 7वां क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 7 है, इनमें से किस विकल्प में सभी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? भारत, रामायण और मोहन, पुस्तक, पहाड़ और नदी, जयपुर, लड़की और बुढ़ापा, गंगा, हिमालय और मनुष्य। तो ये जो विकल्प आपको दिख रहे हैं इनमें से उस विकल्प का चयन करो जिसमें सभी शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। प्रश्न संख्या 7 में सही विकल्प बताओ। तो देखो 7वें क्वेश्चन में राइट आंसर आपके है विकल्प नंबर कौन सा सही है? देखो प्रश्न संख्या 7 में आपका जो सही आंसर है साथियों वो रहेगा विकल्प नंबर 2। पुस्तक, पहाड़ और नदी ये तीनों ही जातिवाचक है। पुस्तक, पहाड़, नदी किसी विशिष्ट का नाम नहीं लिया जा रहा है, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है। लेकिन साथियों यहाँ पर रामायण एक व्यक्तिवाचक है, जयपुर व्यक्तिवाचक है, हिमालय व्यक्तिवाचक है। तो इसलिए आपका ओनली सेकंड विकल्प ही 7वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 को देखेंगे। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, यह वाक्य है सरल वाक्य, मिश्र वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या इनमें से कोई नहीं? तो रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, उनमें से कौन से वाक्य का उदाहरण है संतोष से बढ़कर सुख नहीं? तो साथियों प्रश्न संख्या 8 में जो आपका सही आंसर है वो रहेगा ये वाक्य सरल वाक्य है। कौन सा वाक्य है ये? सरल। संतोष से बढ़कर सुख नहीं, यहाँ पर कोई 2 अलग अलग वाक्यों का प्रयोग नहीं हो रहा है। तो आपका प्रथम विकल्प 8वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को देखते हैं। तो चलिए 9वां प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 है, मयंक सुंदर है, फिर यहाँ पर कोमा लगा हुआ है, वह हंसमुख भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतर क्या होगा? मतलब ये जो वाक्य है इसको आपको सरल वाक्य में बदलना है, तो कैसे बदलोगे? मयंक सुंदर है तथा हंसमुख भी है, मयंक सुंदर है लेकिन हंसमुख है, मयंक सुंदर और हंसमुख है, और मयंक सुंदर भी है और हंसमुख भी है। तो साथियों ये जो वाक्य दिया है यहाँ पर आपको इसको साधारण वाक्य में रूपांतरण करना है। तो कौन सा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 9 में सही आंसर रहेगा?
देखो 9वें क्वेश्चन में आपका सही आंसर है विकल्प नंबर 3, मयंक सुंदर और हंसमुख है। साथियों ये एक सरल वाक्य है, क्योंकि मयंक यहाँ पर कर्ता है, उद्देश्य है, और उद्देश्य क्या है, एक ही है। और यहाँ पर सुंदर और हंसमुख दोनों को जोड़ दिया तो फिर ये दोनों किसकी विशेषता हो गई, मयंक की। और दोनों को अव्यय से जोड़ दिया साथियों, और अव्यय से। तो यहाँ पर आपका जो थर्ड विकल्प है ये रूपांतर किसका हो जाएगा, इस वाक्य का सरल वाक्य के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 पे आते हैं, 10वां क्वेश्चन। बृहस्पति शब्द पर्याय है, गुरु का पर्याय है, दीर्घ का पर्याय है, ऋषि का पर्याय है, या अरुण का पर्याय है। तो देखो बृहस्पति साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो बृहस्पति, आप ग्रह का नाम भी आप सभी ने सुन रखा होगा, बृहस्पति ग्रह का नाम भी है एक। तो देखो ये जो शब्द है बृहस्पति, ये गुरु का पर्यायवाची है। किसका पर्यायवाची है, ये गुरु का। विकल्प नंबर आपका 1 सही है साथियों, प्रश्न संख्या 10 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अब हम प्रश्न संख्या 11 पर। तो चलिए 11वें क्वेश्चन को देखेंगे मित्रों, आपके प्रश्न संख्या 11। इनमें से कौन सा विलोम युग्म शुद्ध है, अनुराग का दुराग, सार्थक का उपयोगी, उद्यम का निरुद्यम, और मौलिक का अमौलिक। तो बताइए इनमें से कौन सा विलोम युग्म आपको शुद्ध लग रहा है। देखो दो विकल्प तो हमें बिल्कुल ही गलत लग रहे हैं। इनमें से देखो जो अनुराग शब्द है, अनुराग, तो साथियों अनुराग का विराग होता है, दुराग नहीं होता है। सार्थक और उपयोगी दोनों ही एक चीज है, तो ये दोनों तो शुद्ध नहीं है। अब मौलिक का अमौलिक, सभी को ये पता ही होगा साथियों, मौलिक का क्या होता है, अमौलिक होता है। तो यहाँ पर ये जो चौथा विकल्प है ये बिल्कुल शुद्ध है। अब यहाँ पर एक और विकल्प है उद्यम का निरुद्यम। क्या आप बता सकते हो कि उद्यम का निरुद्यम भी शुद्ध होगा या नहीं। बिल्कुल ये क्वेश्चन मैं आपके लिए कमेंट में छोड़कर जा रहा हूँ, इस क्वेश्चन पर विचार करना, उद्यम का निरुद्यम होगा या नहीं। आपकी नॉलेज, आप इस क्वेश्चन को याद जैसे मान लीजिए करोगे या फिर कहीं देखोगे तो उससे क्या ये क्वेश्चन आपको याद रह जाएगा। अगर आपको जवाब नहीं है तो फिर मैं कमेंट करके बिल्कुल बता दूंगा साथियों कि भाई उद्यम का निरुद्यम होगा या नहीं। लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, अपना नॉलेज जरूर बताइए नीचे कमेंट में जाकर। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 पे आते हैं, 12वां क्वेश्चन। अशुद्ध शब्द समूह का विकल्प चुनिए। राजमार्ग, ऋणी और होशियार, श्रीमती, हंसिनी और मूर्ति, षड्यंत्र, ज्योत्सना और श्राप, और जागृति, दिनांक और प्रभु। तो इनमें से जो आपको अशुद्ध शब्द समूह दिख रहा है कि भाई यार इसमें कोई शब्द अशुद्ध है या पूरा ही अशुद्ध है, तो उसका आपको चुनाव करना है। प्रश्न संख्या 12 में सही आंसर बताइए साथियों। 12वें क्वेश्चन में आपके कौन सा विकल्प इसमें सही रहेगा। तो देखो 12वें क्वेश्चन में सही विकल्प की बात करें तो राइट आंसर है आपके, ये पूछ रहा है अशुद्ध शब्द समूह। साथियों तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि षड्यंत्र इसे नहीं लिखते, षड्यंत्र में हलंत लगा होता है, षड्यंत्र इस प्रकार से। तो ये हमें साफ साफ दिख गया साथियों, इसलिए आपका थर्ड विकल्प सही है। बाकी जागृति, दिनांक और प्रभु पूर्णतः शुद्ध है। श्रीमती, हंसिनी, मूर्ति पूर्णतः शुद्ध है। राजमार्ग, ऋणी और होशियार ये भी सारे ही शुद्ध है साथियों। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 14 है, 14 क्या 13 पे, सॉरी 12वां क्वेश्चन किया ना अभी। तो 13वां क्वेश्चन। ठठेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। ठठेरी, ठठारी, ठठेरिन और ठठेरिनी। तो साथियों जो ठठेरा शब्द आप सभी ने सुन रखा होगा, मैंने कहा था कि पेपर का लेवल मैंने अच्छा खासा रखा है, तो आप अच्छी तरह से देख करके ही जवाब दीजिएगा। प्रश्न संख्या जो 13 है इसमें ठठेरा शब्द का आपसे स्पेलिंग पूछा है। ठठेरा का स्पेलिंग होता है साथियों, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस प्रश्न का। ठठेरा का स्पेलिंग ठठेरिन होता है, ठठेरी नहीं होता है। क्या होता है, ठठेरिन। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 13 में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 14 पर। तो चलिए 14वें क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। प्राण का प्राणों, दर्शन का दर्शनों, मुनि का मुनियों, दाम का दामों। तो बताइए इनमें से कौन सा युग्म है जो कि आपको सही लग रहा है। प्रश्न संख्या 14 में सही आंसर बताइए कौन सा विकल्प है। तो देखो 14वें क्वेश्चन में जो सही आंसर है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, मुनि का मुनियों बिल्कुल शुद्ध है। देखो प्राण खुद एक बहुवचन है, इसका प्राणों नहीं होता है।
दर्शन खुद बहुवचन है, इसका दर्शनों नहीं होता है। दाम खुद बहुवचन है, इसका दामों नहीं होता है। इसलिए आपका यहाँ थर्ड विकल्प ही 14वें क्वेश्चन में सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 15 पर। तो 15वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का द्योतक है? मैं अपना काम कर रहा था, मैं तो अपना काम कर चुका था, मैंने अपना काम कर लिया है और मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। तो बताइए पूर्ण भूतकाल का जो वाक्य आपको दिख रहा है कि भाई यार ये पूर्ण भूतकाल में रहेगा, तो उसका चयन कीजिए साथियों। प्रश्न संख्या 15 में देख लीजिए अच्छी तरह से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। यहाँ पर जो ये प्रश्न संख्या 15 है, 15वें क्वेश्चन में आपका राइट आंसर है वो है दूसरा विकल्प। पूर्ण भूतकाल की बात की जा रही है, मैं तो अपना काम कर चुका था, पूर्णतः है यहाँ पर पता चल रहा है। मैं अपना काम कर रहा था, यहाँ पर कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। मैंने अपना काम कर लिया है, यह आसन्न भूतकाल का उदाहरण है। मैं आपके आने पर अपने काम में लग गया। तो साथियों ये लग गया मतलब यहाँ पर ये पूर्ण भूतकाल में नहीं रहेगा। तो नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं। यहाँ आपका सेकंड विकल्प, दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है प्रश्न 15 में। तो चलिए प्रश्न संख्या 16, चांदी का ऐनक लगाना मुहावरे का अर्थ है घूस लेकर ही किसी का काम करना, खूब लाभ कमाना, किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना और बहुत अमीर होना। तो बताइए चांदी का ऐनक लगाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ये इतना इम्पोर्टेंट मुहावरा है कि इसको तो अच्छी तरह से आपको याद रख ही लेना है साथियों। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपने आंसर लगाया है गलत। इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर 3, आपने लगाया होगा पहला। साथियों किसी न किसी प्रकार प्रतिष्ठा बनाए रखना ही चांदी का ऐनक लगाना होता है। साथियों घूस लेना, रिश्वत लेना तो चांदी का जूता है। विकल्प नंबर यहाँ पर थर्ड सही है। हो सकता है आपको डाउट हो, लेकिन 100% इसमें थर्ड विकल्प ही सही आंसर रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 17, रंगा सियार, इसका अर्थ क्या है? सच्चा व्यक्ति, धोखेबाज व्यक्ति, तीव्र बुद्धि वाला व्यक्ति और मंद बुद्धि वाला व्यक्ति। तो रंगे सियार का नाम सभी ने सुन रखा क्या? जिसने सुन रखा है वो तो आसानी से जवाब दे देगा। साथियों रंगा सियार का मतलब होता है धोखेबाज व्यक्ति। क्या होता है? धोखेबाज व्यक्ति। सेकंड विकल्प आपके 17वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 18 पर। तो चलिए 18वें क्वेश्चन को देखते हैं। बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में ही दी जाए यह मानना है मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी का, फ्रोबेल का और किलपेट्रिक का। तो यहाँ पर ये शिक्षण से संबंधित क्वेश्चन आपके चालू हो गए हैं कि भाई जो बालक की प्रारंभिक शिक्षा है वो कैसे दी जानी चाहिए? उसकी मातृभाषा में ही दी जानी चाहिए। साथियों ये मानना किसका है? महात्मा गांधी का। किसका मानना है? ये महात्मा गांधी का मानना है। सेकंड विकल्प आपके 18वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19 पे आते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 19, आपके 19वां क्वेश्चन, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? व्याकरण विधि, सूत्र विधि, अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि। तो यहाँ पर ये जो 4 विधियाँ हैं जिसमें आपको ये बताना है कि वो मातृभाषा को मध्यस्थ किस शिक्षण विधि में नहीं रखा जाता है। तो मित्रों प्रश्न संख्या 19 में जो राइट आंसर है मातृभाषा को मध्यस्थ प्रत्यक्ष विधि में नहीं रखा जाता है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न संख्या 19 में बिल्कुल सही है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 20 पर। 20वां क्वेश्चन साथियों, प्रश्न संख्या 20 है, संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ नहीं है। व्याकरण का संदर्भ पाठ्य पुस्तक से होता है। व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। पाठ के संदर्भ में व्याकरण जानना जरूरी नहीं है और व्याकरण और संदर्भ दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक मिस्टेक हुई है साथियों। क्या मिस्टेक हुई है कि ये जो नहीं शब्द है यहाँ पर मिस टाइपिंग मतलब निहितार्थ है ऐसा क्वेश्चन था, लेकिन जब मैंने इसको टाइप किया तो यूँ मान लीजिए प्रश्न टाइप करते करते किसी दूसरे प्रश्न पे निगाह चली गई और वहाँ पर नहीं शब्द लिखा होगा ऐसा ही, तो नहीं है तो वही टाइप हो गया साथियों। तो यहाँ पर इसको आप संशोधन कर ले। प्रश्न ये था संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ है, शैक्षिक निहितार्थ है, नहीं है ऐसा प्रश्न नहीं था। तो यहाँ पर शैक्षिक निहितार्थ की अगर हम बात करें
तो मित्रों संदर्भ में व्याकरण का शैक्षिक निहितार्थ होता है व्याकरण पाठ के संदर्भ में सिखाया जाता है। विकल्प नंबर आपका जो 2 है वो 20वें क्वेश्चन में सही है, क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, शैक्षिक निहितार्थ है, नहीं वाले को आपको हटा देना है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 21। तो मित्रों प्रश्न नंबर 21 पे हम आ चुके हैं। ये देखिएगा, 2 भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन किस विधि में किया जाता है? आगमन विधि में, अनुकरण विधि में, व्यतिरेकी विधि में और समवाय विधि में। तो देखो ये प्रश्न में, इस प्रश्न में क्या होता है कि यहाँ पर तो खैर वो एक और ऑप्शन आता है जिसका नाम है तुलना विधि। तो तुलना विधि नाम आते ही हम क्या कर देते हैं कि यार तुलनात्मक अध्ययन तुलना विधि में करते होंगे। नहीं साथियों, 2 भाषाओं की बात की जा रही है यहाँ पर, तो 2 भाषाओं में तुलनात्मक अध्ययन व्यतिरेकी विधि में किया जाता है। जबकि जो आगमन विधि है साथियों, ये व्याकरण शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ भी मानी जाती है। समवाय विधि सभी विधियों का सम्मिलित रूप होता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 को देखेंगे। तो चलिए आपके प्रश्न संख्या 22 पे आते हैं। तो प्रश्न संख्या 22, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण, यहाँ रिक्त स्थान है जिसकी आपको पूर्ति करनी है उत्तर के माध्यम से, पर बल देता है, अनुकरण पर बल देता है, रचनात्मकता पर बल देता है, भाषा प्रयोग पर बल देता है और अभिव्यक्ति पर बल देता है। तो प्रश्न संख्या 22 में कौन सा आंसर आपका सही है? जो भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण है ये किस पर बल देता है साथियों? 22वें क्वेश्चन में सही आंसर बताइएगा अच्छी तरह से सोच समझ के। चाहो तो आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। आपका जो सही आंसर है 22वें क्वेश्चन में वो रहेगा, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण अनुकरण करने पर बल देता है। अनुकरण मतलब जैसा शिक्षक कर रहा है वैसे ही। विकल्प नंबर आपका 1 सही है, व्यवहार को देख करके सीखना। व्यवहारवादी दृष्टिकोण में भाई किस पर बल दिया जाता है? अनुकरण पर ही बल दिया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 22 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 पे आते हैं। तो आपके 23वां क्वेश्चन, व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से आंकना पूर्णतः उचित है, आंशिक रूप से उचित है, पूर्णतः असंभव है या बिल्कुल अनुचित है? तो प्रश्न संख्या 23 में सही विकल्प का चयन करना है। एक बार प्रश्न को दोबारा से अच्छी तरह से पढ़ लीजिए कि व्याकरण की समझ को संदर्भ परक प्रश्नों के माध्यम से यदि आंकते हो तो साथियों ये पूर्णतः उचित माना जाता है। कैसा माना जाता है? ये पूर्ण रूप से उचित माना जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न संख्या 23 में। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 24 पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 24 को देखेंगे। आपके 24वां क्वेश्चन, हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना यह उद्देश्य है उच्च स्तर के छात्रों के लिए, नर्सरी स्तर के छात्रों के लिए, माध्यमिक स्तर के छात्रों के लिए और प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए। तो प्रश्न संख्या 24 में सही आंसर दीजिएगा। देखो हिंदी भाषा में के प्रति यदि आप रुचि उत्पन्न करना चाहते हो तो रुचि तो शुरुआत में ही उत्पन्न की जाती है, अर्थात जो प्राथमिक स्तर के जो छात्र हैं उनके अंदर रुचि उत्पन्न की जाती है साथियों। विकल्प नंबर आपका 4 सही है। माध्यमिक और उच्च तो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन नर्सरी में बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं साथियों, इसलिए रुचि क्या उनको वहाँ टिका पाना ही बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आते हैं। आपके प्रश्न संख्या 25 को देखते हैं क्या पूछा जा रहा है प्रश्न संख्या 25 में। तो ये रहा आपके सामने 25वां क्वेश्चन, सीतावाद्य किस तरह की शिक्षण सामग्री है? दृश्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य शिक्षण सामग्री है, श्रव्य दृश्य शिक्षण सामग्री है या इनमें से सभी ही यहाँ पर सीतावाद्य यंत्र सामग्री है? तो आपका प्रश्न संख्या 25 में पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा जो भी विकल्प है उसका चयन कर लीजिए मित्रों। 25वें क्वेश्चन में राइट आंसर है आपके सीतावाद्य यंत्र एक श्रव्य सामग्री है। कैसी सामग्री है? श्रव्य। श्रव्य सामग्री में इसका प्रयोग किया जाता है। तो 25वें क्वेश्चन में सेकंड विकल्प। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 26 पर। तो मित्रों प्रश्न संख्या 26 ये देखिए, डाल्टन विधि के प्रवर्तक है मोंटेसरी, महात्मा गांधी, कोल्डवेल कुक और मिस हेलन पार्क हस्ट। तो साथियों
डाल्टन विधि, कोल्डवेल कुक ने तो खेल विधि, कौन सी खेल। महात्मा गांधी के द्वारा कौन सी दी गई थी, बेसिक शिक्षा। मॉन्टेसरी के द्वारा मॉन्टेसरी, अर्थात एक और विकल्प बचा है मिस हेलन पार्कहर्स्ट। साथियों इनके द्वारा ही डाल्टन विधि का निर्माण किया गया था। तो आपके चौथा विकल्प प्रश्न संख्या 26 में सही है। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 27 को देखते हैं। मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है मनन शक्ति, तीव्र उच्चारण, सुलेख और भाव प्रकाशन। तो साथियों इनमें से मौन वाचन शिक्षण का क्या उद्देश्य रहेगा, प्रश्न संख्या 27 में सही आंसर का चुनाव करो। तो देखो प्रश्न संख्या 27 में राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, मनन शक्ति का विकास होता है मौन वाचन करने से। सुलेख का तो कहीं से कहीं तक कोई नाम ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि मौन वाचन में लेखन का तो कोई कार्य ही नहीं होता है। उच्चारण का भी कहीं से कहीं नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि तीव्र उच्चारण आप मौन वाचन में कैसे करवा सकते हो। भाव प्रकाशन, साथियों भाव प्रकाशन मन ही मन से थोड़ी आप कर सकते हो, इसलिए आपका प्रथम विकल्प ही 27 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 28 पर। तो आपके प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है शुद्ध वर्तनी, सुलेख, श्रुतलेख और आशुभाषण। तो देखो श्रुतलेख में भी सुनकर लिखा जाता है, शुद्ध वर्तनी में भी लेखन से संबंधित है, सुलेख भी लेखन से संबंधित है, लेकिन साथियों ये जो आशुभाषण है ये लेखन से नहीं बल्कि ये मौखिक अभिव्यक्ति का ही रूप होता है। चौथा विकल्प आपके 28 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 29 जो कि इस टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है साथियों। तो आपके 29वां क्वेश्चन, लेखन कुशलता में विकास करने में सबसे कम महत्वपूर्ण है प्रतिलिपि, अधूरी कहानी को पूरा करना, कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन और आंखों देखी घटना को लिखना। तो बताइए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है साथियों। 29वें क्वेश्चन में राइट आंसर है प्रतिलिपि को सबसे कम महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि प्रतिलिपि में क्या होता है जो चीज़ जैसी है उसको देख करके वैसा का वैसा ही लिख देते हैं, तो उसमें खुद का दिमाग तो बिल्कुल भी नहीं लगा, इसलिए ये सबसे कम महत्वपूर्ण है। आप अधूरी कहानी को पूरा करते हो तो सृजनात्मकता का विकास होगा, चिंतन शक्ति, मनन शक्ति बढ़ेगी। कविता कहानी का सृजनात्मक लेखन करोगे तो बिल्कुल ये भी सृजनात्मकता का ही लेखन कर रहे हो तो सृजनात्मकता बढ़ेगी। आंखों देखी घटना को लिखोगे तो बिल्कुल आपकी उससे मेमोरी तेज होगी, लेकिन प्रतिलिपि में क्या कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, इसलिए यहाँ प्रथम विकल्प सबसे कम इम्पोर्टेंट है। तो चलिए अब हम आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन, लेकिन वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब चैनल को जरूर करके जाए साथियों। तो आज का अंतिम और 30वां क्वेश्चन कमेंट करके बताएं। किसी भी प्रश्न पर डाउट हो तो उसके लिए जरूर से जरूर कमेंट करें कि सर हमें इस प्रश्न पर डाउट है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमें स्कोर करके जरूर बताएं कि कितने क्वेश्चन 30 में से आपने सही किए हैं। शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है, वार्षिक योजना, इकाई योजना, दैनिक पाठ योजना और इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतर जो स्टूडेंट है इसका राइट आंसर बताएंगे दैनिक पाठ योजना, लेकिन वो आपका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि इसका राइट आंसर है इकाई योजना शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले बनाई जाती है। क्या इकाई योजना बनाई जाती है, सेकंड विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो आज के हमने पूरे 30 प्रश्न कर लिए हैं। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अब अगले नेक्स्ट वीडियो में सुबह 8 बजे वाले में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।